मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर के संजय लेक से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरें दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ। कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबर है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वहां पर मंदिर बनाने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि जब एमयू के अंदर इतनी सारी मस्जिदें हैं तो फिर एक मंदिर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू समुदाय के जो छात्र हैं वो भी वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है। मस्जिद है एमयू के अंदर, लेकिन मंदिर का होना भी जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि फ्री में कथा करने के लिए भी वो वहां पर पहुंच जाएंगे। माधव सम्मेलन केंद्र के लोकार्पण समारोह में दरअसल वो शामिल थे, जिस दौरान उनकी ओर से ये बात कही गई। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। देवकीनंदन ठाकुर ने उनके सामने एमयू के अंदर मंदिर बनाने की मांग की। कार्यक्रम के बाद भी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमयू में 4000 हिंदू पढ़ने आते हैं तो मंदिर तो होना ही चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आप दिल्ली जा रहे हैं, आपसे एक निवेदन है, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, केंद्र के द्वारा संचालित होती है और संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार जाओ कि काम की बात हो, काम की बात तो बाकी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। और याद रखो, अलीगढ़ वालों अगर वहां मंदिर बना तो कथा करने आओ ना फ्री। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग मंदिर बनाए तो हम वहां कथा करेंगे और जिसका मन हो वो सुने। सबको सुनाना जरूरी नहीं है। सांसद जी तो सुनी लेंगे, ये विधायक तो सब सुनी लेंगे, भीड़ इकट्ठी करी लेंगे, वैसे हमारे काजे भी आई जाएंगे 100-200 आदमी को, पर फिर भी कथा तो करी लेंगे। तो करता हूं जय श्री राम, जय श्री राम। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आज एक और बड़ी खबर आ रही है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होने वाली है। दरअसल एसआईटी के सामने सुबह 10 बजे उनको पेश होने के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एसआईटी के सामने, यूपी एसआईटी के सामने सुबह 10 बजे पेश होंगे। तमाम जो आरोप उनके ऊपर भड़काने के लगे हैं, तमाम जो आरोप है उनको लेकर बयान जो है वो उनकी ओर से दर्ज कराया जाना है और इसे लेकर पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। दरअसल जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उससे ठीक पहले 22 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने और साजिश रचने के आरोप उनके ऊपर लगे हुए और उसी को लेकर पूछताछ में आज वो शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क आज यूपी एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे का वक्त है जब उन्हें पेश होना है। और देखिए, यूपी के संभल में पिछले साल 24 नवंबर को विवादित ढांचे के सर्वे के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बवाल की साजिश रचने का आरोप लगा। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी तो पहले ही हो चुकी है। अब इसके बाद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन संभल हिंसा से जुड़ा हुआ एक बड़ा दिन है, क्योंकि एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होने वाली है। भड़काऊ बयान देने का आरोप है उनके ऊपर। सांसद के बयान को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और अब बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर आपको बता देते हैं। अमित शाह जम्मू कश्मीर का आज उनका दौरे का तीसरा दिन है। सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी समीक्षा करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। विकास परियोजनाओं पर भी बैठकों में शामिल होने वाली हैं। ये बैठकें श्रीनगर स्थित राजभवन में आयोजित होंगी। पहली बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए चलाई जा रही विकासशील परियोजनाओं की समीक्षा गृह मंत्री की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा यहां पर करेंगे। सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं
वो भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर रविवार से ही जम्मू कश्मीर में है। आज दौरे का तीसरा दिन है। कल उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की थी। 10 बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी गृह मंत्री की तरफ से दिए गए थे। और कठुआ में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ पोस्ट का दौरा भी गृह मंत्री ने किया। सुरक्षा हालात का जायजा लिया। 24 घंटे 365 दिन देश की सरहद की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों की हौसला अफजाई भी करते हुए नजर आए। इसके बाद अमित शाह जब कल शाम श्रीनगर पहुंचे तो एयरपोर्ट से शहीद डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के घर पहुंचे और उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की। अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो अपनी कथा के लिए महाराष्ट्र में इस वक्त हैं और इस दौरान उनसे दिग्गजों की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। वीरेंद्र सहवाग भी देखिए बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो उनको क्रिकेट की पिच पर ले गए। उसके बाद जो कुछ हुआ दिखाएंगे आपको। क्रिकेट की पिच पर बाबा बागेश्वर की स्विंग और सामने टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। बाबा बागेश्वर और वीरू की मुलाकात हुई तो बात क्रिकेट की पिच तक जा पहुंची। सहवाग ने पहले बैट थामा और बाबा बागेश्वर रनअप पर पहुंच गए, लेकिन बाबा बागेश्वर की 3 ही गेंद वीरेंद्र सहवाग खेल पाए। दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले सहवाग बाबा की चौथी ही बॉल पर कैच थमा बैठे। सहवाग के आउट होते ही बैट बाबा बागेश्वर के हाथ में पहुंचा और रनअप पर खुद थे वीरू। इसके बाद वीरू ने स्पिन बॉलिंग का हर दांव बाबा बागेश्वर पर आजमाया, लेकिन हर बॉल पर बाबा बागेश्वर का करारा शॉट देखने को मिला। सहवाग से बाबा बागेश्वर ने एक ओवर पूरा कराया और हर बॉल पर खुद ने अच्छे से हाथ आजमाया। दरअसल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 12 दिन के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। भिवंडी में कथा के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए वीरेंद्र सहवाग आए। इस दौरान वीरू ने हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वीरू के साथ बाबा बागेश्वर हंसी मजाक करते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद कथा पंडाल की साइड वाली खाली जगह में दोनों ने क्रिकेट खेला। दोनों ने एक दूसरे की बॉल पर हाथ आजमाए। भिवंडी में कथा के लिए पहुंचे बाबा बागेश्वर से अब तक कई राजनेता और दिग्गज हस्तियां मुलाकात कर चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ी हुई जहां इसमें नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही करीबी अजीत पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। ईडी ने कई जगह छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारी जो है वो यहाँ पर की है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लापार से विधायक रह चुके हैं। पूर्वांचल की सियासत से भी उनका तगड़ा रसूख माना जाता है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से सियासी सरगर्मियों का बढ़ना लाजमी है, लेकिन उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या है ये पूरा मामला, वो आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। एसपी नेता के घर ईडी की छापेमारी, करीबी के ठिकाने पर पहुंची ईडी। करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। लखनऊ से गोरखपुर 10 घंटे रेड। छापेमारी के बाद विनय शंकर गिरफ्तार। 2 तस्वीरें, पहली गोरखपुर तो दूसरी महाराजगंज। दोनों जगह ईडी की छापेमारी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता विनय शंकर तिवारी और उनके करीबी अजीत पांडे के ठिकानों पर की गई रेड। लखनऊ से गोरखपुर तक ईडी ने करीब 10 घंटे की रेड के बाद विनय शंकर तिवारी और उनके करीबी अजीत पांडे को गिरफ्तार कर लिया। ईडी कार्रवाई मतलब तो सरकार का मतलब के हाथ में है। जब चाहें जब से हमारे यहाँ 6 बजे लोग आ गए और 12 बजे रहा, 12 बजे तक थे, सारा पूरा खंगाल डाले। एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, मतलब इसको अगर किसी को अगर सरकारी मुलाजिम है, हम लोग तो सम्मान करते हैं भाई, लेकिन इस तरह से दबाव बना करके कहीं प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी लगातार इस कार्रवाई के खिलाफ ही लगातार बोलती रही है। पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा तक लगातार हम लोग इस आवाज को बुलंद करते रहे हैं कि सरकार के अधीन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स केवल विपक्षी दल के नेताओं को परेशान करने के लिए रेड मारे जा रहे हैं। विनय शंकर तिवारी और उनके करीबी के ठिकानों को ईडी ने 10 घंटे तक खंगाला, जिसके बाद लखनऊ से विनय शंकर तिवारी और महाराजगंज से अजीत पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की यह कार्रवाई बैंक में हेराफेरी के मामले से जुड़ी हुई बताई जा रही है।
कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज से जुड़ा मामला है। गंगोत्री इंटरप्राइजेज विनय शंकर तिवारी की कंपनी है। कंपनी के प्रमोटर्स ने 7 बैंकों से क्रेडिट लाभ लिया। 1129 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्रेडिट सुविधा ली। क्रेडिट रकम को कंपनियों में डाइवर्ट करने का आरोप है। ये रकम कंपनियों की ओर से बैंक को वापस नहीं की गई, जिससे बैंकों को 754.24 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। 2023 में ईडी ने विनय शंकर की 27 संपत्तियों को भी जब्त किया था। अब इसी मामले को लेकर विनय शंकर तिवारी और उनके करीबी के ठिकानों पर ईडी पहुंची थी। लखनऊ, नोएडा, मुंबई, गोरखपुर समेत ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। दूसरा चांस है। इसके पहले भी कार्रवाई? हाँ, इसके पहले वो आए थे। कार्रवाई तो ऑलरेडी सारी चीज जो न्यायालय में है, न्यायालय फैसला हो चुका है। ये लोग आगे तो बैंक के अधिकारी भी आ रहे, वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जितना मतलब ये है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर से पूर्व सांसद हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पूर्व में चिल्लूपार से विधायक भी रह चुके हैं। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर से पूर्व सांसद हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पूर्व में चिल्लूपार से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में इस मसले पर प्रदेश की सियासत गर्म होना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, तव्वर राणा को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो गया। आपको बता दें, यूएस कोर्ट से प्रत्यर्पण पर रोक की जो अर्जी है वो खारिज हो गई। और राणा पर 2008 के मुंबई हमलों में मदद का आरोप है और इसीलिए भारत लगातार प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था। 26/11 हमले के आरोपी तव्वर राणा का पैतरा फिर से फेल हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की प्रत्यर्पण पर रोक की जो ये अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। यानी अब तव्वर राणा को भारत लाए जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक तव्वर राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है। 64 साल का है राणा। 27 फरवरी को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण पर रोक की याचिका इसने दायर की थी। ट्रंप प्रशासन ने तव्वर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। इसके बाद कानूनी रास्तों से प्रत्यर्पण को रोकने की कोशिशें वो कर रहा था।